आज हम दुनियादारी में दो ऐसे इलाकों पर बात करेंगे जिन पर ब्रिटेन ने दशकों से कब्जा जमाया हुआ है। दोनों इलाके ब्रिटेन से हजारों किलोमीटर दूर है। एक के लिए तो भयानक जंग भी हो चुकी है। आप में से कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा, हम बात कर रहे हैं जिब्राल्टर और फॉकलैंड आइलैंड की। जिब्राल्टर पर स्पेन दावा ठोकता है, वहीं फॉकलैंड आइलैंड को अर्जेंटीना अपना बताता है। अर्जेंटीना ने तो यहां तक कह दिया कि हम फॉकलैंड को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस ऐलान के बाद ब्रिटेन ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा हुआ है। फॉकलैंड और जिब्राल्टर की चर्चा क्यों शुरू हुई? क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को लौटाने का ऐलान किया था। चागोस पर भी ब्रिटेन का कब्जा था। तब ब्रिटेन ने यह फैसला किया तो पूछा गया कि क्या अब सभी ओवरसीज टेरिटरीज आजाद हो जाएंगे? तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा, बिल्कुल नहीं, खासतौर पर जिब्राल्टर और फॉकलैंड आइलैंड तो कतई नहीं। इस पर अर्जेंटीना बोला कि फॉकलैंड आइलैंड हमारा है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। तो आज के शो में हम समझेंगे कि जिब्राल्टर और फॉकलैंड की कहानी क्या है, इनसे ब्रिटेन के क्या हित जुड़े हुए हैं और इन पर भारत का क्या स्टैंड है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा जिब्राल्टर और फॉकलैंड द्वीप समूह की। Brought to you by Sensodyne K and I10. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। ये दोनों ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज BIOT का हिस्सा हैं। ब्रिटेन के पास अभी कुल 14 ओवरसीज टेरिटरीज हैं। उनके नाम क्या है, आइए एक एक कर जानते हैं। यह है एंगीला, बरमूडा, ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कायमेन आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, पिटकेन, सेंट हेलेना, साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड, टुर्क्स एंड कायोकोस आइलैंड, यूके सॉवरेन बेस एरियाज। इन सभी इलाकों का अपना संविधान है, अपनी सरकार है और अपने कानून भी। हालांकि हेड ऑफ द स्टेट की कुर्सी ब्रिटिश मोनार्क के पास है। ब्रिटिश मोनार्क अभी किंग चार्ल्स तृतीय हैं। 14 में से 13 इलाकों में उनका प्रतिनिधित्व गवर्नर या कमिश्नर करते हैं। ब्रिटिश सॉवरेन बेस एरियाज का शासन रक्षा मंत्रालय चलाता है। आज हमारा फोकस जिब्राल्टर और फॉकलैंड आइलैंड पर रहने वाला है। पहले जिब्राल्टर की बात कर लेते हैं। जिब्राल्टर स्पेन के साउथ कोस्ट से लगा है। दोनों के बीच 1.2 किलोमीटर की बॉर्डर है। जिब्राल्टर का कुल क्षेत्रफल महज 6.8 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ लगभग 34,000 लोग रहते हैं। वेस्ट साइड राजधानी है। स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। जिब्राल्टर का खुद का हवाई अड्डा भी है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। साल 711 में उमैया खिलाफत के कमांडर तारिक बिन जियाद ने स्पेन और पुर्तगाल पर कब्जा किया। इसी दौरान जिब्राल्टर का इलाका भी उनके कब्जे में आ गया। कैस्टले और आर्गोन की रानी इसाबेला प्रथम ने 1501 में जिब्राल्टर को स्पेन में मिला लिया। फिर इस इलाके में अंग्रेजों की आमद हुई। अंग्रेज और स्पेनियों के बीच में जंग लड़ी गई। 17वीं सदी की शुरुआत में उसने जिब्राल्टर इलाके पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन 1713 में स्पेन और ब्रिटेन के बीच यूट्रैक्ट की संधि हुई। ब्रिटेन कहता है कि इस संधि के तहत जिब्राल्टर का मालिकाना हक ब्रिटेन को मिला था। फिर साल 1830 में ब्रिटेन ने जिब्राल्टर को अपनी कॉलोनी में तब्दील कर दिया। इतने सालों तक स्पेन सिर्फ दावा करता रहा कि जिब्राल्टर उसका है, मगर इसके लिए उसने कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। साल 1963 में यह मामला पहली बार यूएन पहुंचा। स्पेन की मांग पर 1967 में वहां जनमत संग्रह करवाया गया, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। जिब्राल्टर के लोगों ने ब्रिटेन के पक्ष में वोट डाला, इसलिए जिब्राल्टर पर ब्रिटेन का कब्जा बरकरार रहा। 1969 में ब्रिटेन ने यहां अपना कब्जा मजबूत करने के लिए एक सेल्फ गवर्निंग सिस्टम बना दिया, एक हाउस ऑफ असेंबली की व्यवस्था की, जिसे 2006 में संसद का दर्जा दिया गया। हालांकि सभी जरूरी फैसले ब्रिटेन से ही लिए जाते हैं। ब्रिटेन बस दिखाना चाहता है कि उसने जिब्राल्टर को पूरी आज़ादी दी हुई है, पर दिखावा ही सही, ब्रिटेन ने जिब्राल्टर में नई व्यवस्था तो दे ही दी थी। इस वजह से स्पेन नाराज हुआ। उसने जिब्राल्टर के साथ अपनी बॉर्डर क्लोज कर ली, यातायात, परिवहन सब बंद कर दिया। चूंकि जिब्राल्टर की सीमा स्पेन से मिलती है, इसलिए वो बहुत हद तक स्पेन पर ही निर्भर था। इसलिए जब बॉर्डर सील हुई तो जिब्राल्टर में गंभीर संकट पैदा हुआ। बाद में स्पेन का गुस्सा शांत हुआ और उसने बॉर्डर खोल दिए। इन सब घटनाओं के दौरान एक चीज कांस्टेंट रही, जिब्राल्टर पर स्पेन का दावा। वो जिब्राल्टर को अपने में मिलाने की बात करता रहता है। उसका कहना है कि ऐतिहासिक रूप से ये इलाका हमारा ही है।
अब सवाल ये है कि यूएन इस पर क्या कहता है। यूएन ने उसे नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज की लिस्ट में डाला है जो उपनिवेश के समाप्त होने का इंतजार कर रही है। जिब्राल्टर में क्या क्या खास है? ये एक सुंदर जगह है, लोग यहाँ घूमने आते हैं। समुद्र का किनारा और बीच दोनों एक साथ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ एप यानी वानरों की खास प्रजाति पाई जाती है। आप यहाँ ड्यूटी फ्री शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, उसके जल, थल और वायुसेना की प्रेजेंस यहाँ पर है। ये मुद्दा स्पेन की राजनीति में गरमाया रहता है, इसलिए कई बार फिल्म जगत और खिलाड़ी भी जिब्राल्टर का हक वापस लेने की मांग करते दिख जाते हैं। जैसे ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जुलाई 2024 का है, जब स्पेन की फुटबॉल टीम ने यूरो 2024 जीता था। इस मौके पर टीम के खिलाड़ी गाकर कह रहे हैं कि जिब्राल्टर स्पेन का हिस्सा है। देखिए। ये तो हुई बात जिब्राल्टर की। अब आते हैं फॉकलैंड आइलैंड पर। 750 से ज्यादा छोटे द्वीपों से मिलकर फॉकलैंड आइलैंड बनता है। ये साउथ अटलांटिक ओशन में बसा है। ब्रिटेन से इसकी दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर है। साउथ अमेरिका के अंतिम छोर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है ये। फॉकलैंड आइलैंड्स का कुल क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर का है। अंग्रेजी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ महज 3700 लोग रहते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के लगभग 1700 सैनिक भी फॉकलैंड में मौजूद है। अब इसका इतिहास क्या है ये जानते हैं। फॉकलैंड पर लैंडिंग का पहला ज्ञात रिकॉर्ड तो जेम्स स्ट्रॉन्ग का है। वो ब्रिटिश खोजी थे। हालांकि ब्रिटिशर्स ने वहां पर कॉलोनी नहीं बसाई। कॉलोनी बसाने में फर्स्ट थे फ्रांसीसी। उन्होंने 1744 में ईस्ट फॉकलैंड में सबसे पहले बस्ती बनाई। ठीक है, 1 साल बाद अंग्रेजों ने वेस्ट फॉकलैंड में अपनी बसाहट जमानी शुरू कर दी। उसी बरस फ्रांस ने ईस्ट फॉकलैंड स्पेन को बेच दिया। स्पेन ने इसका नाम रखा प्यूर्तो दे ला सोलेदाद। फिर 1776 में अमेरिका में क्रांति शुरू हुई। तब ब्रिटेन ने फॉकलैंड पर तैनात सेना को वापस बुला लिया। हालांकि कब्जा नहीं छोड़ा। वो एक बोर्ड लगाकर गया कि यहाँ की संप्रभुता हमारी है, कोई इससे छेड़छाड़ न करे। फिर 1816 का साल आया। अर्जेंटीना ने स्पेन से आज़ादी हासिल कर ली। उसने कहा, हम स्पेन के उत्तराधिकारी हैं। जो चीज़ स्पेन की थी वो हमारी हुई। इसी आधार पर उसने फॉकलैंड पर दावा ठोका। 1820 में अर्जेंटीना ने सेना भेजकर फॉकलैंड पर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद उसने वहां मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की। ब्रिटेन ने इसका विरोध किया। 1833 में ब्रिटिश आर्मी ने अर्जेंटीना को फॉकलैंड से खदेड़ दिया। तब से वहां ब्रिटेन का कंट्रोल बना हुआ है। अर्जेंटीना इसके खिलाफ है। 1965 में पहली बार ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास पहुंचा। तब यूएन ने अर्जेंटीना और ब्रिटेन को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बुलाया। फिर 2 अप्रैल को अर्जेंटीना ने फॉकलैंड में सेना भेजी और पूरे द्वीप समूह को अपने कब्जे में ले लिया। उसका कब्जा अगले 2 महीनों तक रहा। इस बीच उसने अपनी संप्रभुता थोपने की कोशिश की। जब तक ब्रिटेन ने अपनी नौसेना भेज दी, उनकी अर्जेंटीना के साथ कई हफ्तों तक लड़ाई चली। जून 1982 में अर्जेंटीना ने सरेंडर कर दिया। इस जंग में लगभग 900 सैनिक मारे गए। इस जंग के चलते दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए। फिर 1989 में बातचीत शुरू हुई। हालांकि फॉकलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा बना रहा। फिर आया साल 2013। फॉकलैंड में जनमत संग्रह करवाया गया। स्थानीय लोगों ने ब्रिटेन के पक्ष में वोट डाला। अर्जेंटीना ने इस जनमत संग्रह का विरोध किया। तब से लेकर अब तक यही स्थिति है। फॉकलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा है और अर्जेंटीना इसका विरोध करता रहता है। अब सवाल यह है कि फॉकलैंड में आखिर क्या खास है। जिब्राल्टर की तरह यह भी सुंदर इलाका है। यहाँ लोग घूमने आते हैं। पेंगुइन की 5 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। बर्फ में रहने वाले हाथी, सी लायन और सील भी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ फिशिंग करने के लिए भी कई जगह है। जिब्राल्टर की तरह फॉकलैंड में भी ब्रिटेन ने अपनी सेना तैनात की हुई है। यहाँ ब्रिटेन का सैन्य अड्डा मौजूद है। अब सवाल यह है कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लामी ने 7 अक्टूबर को कहा कि हम चागोस द्वीप समूह की तरह अपनी दूसरी ओवरसीज टेरिटरीज को किसी के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह का कंट्रोल मॉरिशस को सौंपने का ऐलान किया था। अब इस मुद्दे पर तो हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है। अगर आप जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हम वापस इसी मुद्दे पर लौटते हैं। 7 अक्टूबर को इसी मसले पर ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई। इसी के जवाब में ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम जिब्राल्टर और फॉकलैंड आइलैंड से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। इस पर अर्जेंटीना के विदेश मंत्री डायना मोंडिनो ने आपत्ति जताई। कहा कि फॉकलैंड आइलैंड पर हमारा हक बनता है और हम अपना हक
वापस लेकर रहेंगे। अब समझते हैं कि भारत का इस पर क्या स्टैंड है। भारत इन मामलों को बातचीत से सुलझाने का पक्ष धर रहा है। भारत ने दोनों ही मामले में किसी एक का पक्ष नहीं लिया। अप्रैल 2022 में अर्जेंटीना के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे। उस समय भी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फॉकलैंड आइलैंड पर अर्जेंटीना के समर्थन करने के लिए कहा था। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सी उदय भास्कर से बात की। हमने पूछा कि भारत चागोस आइलैंड के मामले में तो खुलकर मॉरिशस का समर्थन करता रहा है, लेकिन वो जिब्राल्टर और फॉकलैंड के मामले में ऐसी नीति क्यों नहीं अपनाता? देखिए, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है। अगर इसको ऐतिहासिक और राजनीतिक दायरे में आप इसका समीक्षा करेंगे, भारत ने अपना एंटी कॉलोनियल जो नीति जो हमने बनाया था, उस वक्त भारत पंडित नेहरू के टाइम से लेके अफ्रीका और एशिया में जितने भी नए नए जो डीकॉलोनाइज्ड देश बन रहे थे, जिसमें मॉरिशस भी है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी था, भारत ने आमतौर पे सबको समर्थन दिया था अपने एंटी कॉलोनियल पॉलिसी के मुताबिक। तो शैगोस का अलग एक दायरा है, एक फ्रेमवर्क है, पर फॉकलैंड्स और जो जिब्राल्टर हैं वो यूरोप के कॉलोनियल जो वॉर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत ने निर्णय लिया है कि जहां नए नए देश जो बन रहे हैं, जैसे मॉरिशस है, उसमें समर्थन देना उसका एक लॉजिक था। पर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में जो फॉकलैंड्स का डिस्प्यूट था, जो कि जैसे मैंने कहा था वो 300-400 साल पुराना था, उसमें निर्णय यही था कि हमको किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो फ्रेमवर्क अलग है। उसी प्रकार से जिब्राल्टर के नागरिकों ने जब तय किया है कि वो ब्रिटेन के सिटीजन बनेंगे, तो भारत का कोई लॉजिक नहीं बनता है। परंतु शैगोस और मॉरिशस के लोगों ने यह मुद्दा को यूनाइटेड नेशंस तक ले गए थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ले गए थे। इस प्रकार का आपके पास उदाहरण नहीं है कि जिब्राल्टर के लोग या फॉकलैंड्स के लोग अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर इस मुद्दा को उठाना चाहते हैं। तो इसलिए इन तीनों के अलग अलग जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक फ्रेमवर्क है। जिब्राल्टर और फॉकलैंड आइलैंड से ब्रिटेन के क्या हित जुड़े हुए हैं? ब्रिटेन उनसे हटने के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं है? 3000 साल से जितने भी शक्तिशाली देश हैं यूरोप के, उन्होंने इस जिब्राल्टर रॉक जिसको कहते हैं उसका कब्जा करने की उन्होंने कोशिश किया है। ब्रिटेन सफल रहा है, और जो उसको मेडिटेरेनियन का कंट्रोल मिलता है वो सामरिक दृष्टिकोण से, खास नौसेना के जो नीतियां हैं उसमें एंट्री एग्जिट जो चोक पॉइंट कहते हैं, उस चोक पॉइंट का कंट्रोल रखना बहुत ही अहम है। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रिटेन आसानी से इसको छोड़ने वाला है, और इससे कई सारे लाभ हैं ब्रिटेन के लिए। सबसे पहला तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, यानी कि किसी भी द्वीप, चाहे हमारा अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप मिनिकॉय हो, द्वीपों के साथ हर एक देश को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के राइट्स मिलते हैं, हक मिलते हैं वहां पे ब्लो इकोनॉमी का कार्रवाई करने के लिए। उस दायरे में फॉकलैंड्स के वजह से ब्रिटेन को करीब 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का EEZ जिसको कहते हैं उनको मिलता है। तो ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से ब्रिटेन के जहाजों के लिए या कोई भी मिलिट्री कार्रवाई के लिए ये अंटार्कटिका के बहुत करीब है, और फॉकलैंड्स के ऊपर कब्जा करने के बाद ब्रिटेन का जो अंटार्कटिका के ऊपर जो क्लेम है, जो वहां का जो पहुंच है, वो भी एक प्रकार से और मजबूत होता है। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी रूस से आई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के केंद्र में रूस का एक कुख्यात हथियार तस्कर है। नाम है विक्टर बाउट। वेस्टर्न मीडिया उसको मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से बुलाती है। 2008 में अमेरिकी एजेंसियों ने बाउट को गिरफ्तार किया था। 2012 में उसको 25 बरस की सजा सुनाई गई। सजा पूरी होती उससे पहले ही रूस ने उसको छुड़वा लिया। अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर ब्रिटनी गाइनर के बदले बाउट को वो ले गया। रिहा होने के बाद बाउट ने रूस में एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, मगर पब्लिक में यदा कदा ही दिखता था। अब खबर आई है कि वो हथियार बेचने के धंधे में फिर से घुस गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले हूती विद्रोहियों के प्रतिनिधि रूस पहुंचे थे हथियार खरीदने। डीलिंग के दौरान उनका सामना विक्टर बाउट से हुआ, वो भी बातचीत में शामिल था। रूस की सरकार ने वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट को गलत बताया, कहा कि हमें बदनाम करने के लिए साजिश हो रही है। वैसे विक्टर बाउट की कहानी क्या है?
आइए ब्रीफ में जान लेते हैं। उसका जन्म 1967 में हुआ ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। उसी वक्त ताजिकिस्तान पर सोवियत संघ का कंट्रोल था। उसने अपने करियर की शुरुआत सोवियत संघ की सेना के साथ की थी। विघटन के बाद उसने सेना छोड़ दी। विघटन के बाद सोवियत संघ के हथियार का भंडार धूल खा रहा था। बाउट ने इन हथियारों को पूरी दुनिया में बेचना शुरू किया। इनमें बंदूक से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तक थी। अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि उसने अलकायदा और तालिबान के साथ भी हथियारों का सौदा किया है। फिर 2008 का साल आया। अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स ने एक जाल बुना। उन्होंने बाउट को बैंकॉक बुलाया 30,000 बंदूकों की डील के लिए। एजेंट्स ने झांसा दिया कि वे रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया FARC से हैं। FARC कोलंबिया का एक हथियारबंद संगठन है। 2016 में इसने सरकार के साथ सीजफायर समझौता कर लिया। नवंबर 2021 तक अमेरिका में FARC को आतंकी संगठन माना जाता था। ऐसे संगठनों को मदद पहुंचाने या हथियार बेचने के लिए अमेरिका में 25 साल तक की सजा निर्धारित है। बाउट एजेंट्स के झांसे में फंस गया। बैंकॉक में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसको प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया। 2011 में अदालत ने बाउट को 25 साल के लिए जेल भेज दिया। उसकी सजा 2036 में पूरी होनी थी, लेकिन रूस बाउट को छुड़ाने पर अड़ा हुआ था। एक दफा बाउट के वकील ने कहा कि जब तक उनके क्लाइंट की रिहाई नहीं होती तब तक रूस की कैद से कोई अमेरिकी नागरिक वापस नहीं आएगा। आखिरकार दिसंबर 2022 में अमेरिका ने उसको रिहा कर दिया। विक्टर बाउट की कहानी पर 2005 में लॉर्ड ऑफ वॉर नाम से एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी है। अब सवाल यह उठता है कि हूती विद्रोहियों के साथ डील से रूस को क्या फायदा है। दरअसल हूती विद्रोही ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल हैं। उनका यमन के अधिकतर हिस्से पर कब्जा है। यमन की सीमा रेड सी से लगती है। रेड सी समुद्री व्यापार के लिए अहम है। इजराइल हमास जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने कई देशों के जहाज़ों पर हमला किया है। इनमें खासतौर पर इजरायली और अमेरिकी जहाज शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट छापी है। उसने पश्चिमी अधिकारियों का हवाला दिया। कहा कि बाउट और हूतियों का समझौता सोच समझ कर किया गया है, ताकि अगर अमेरिकी और उसके सहयोगी यूक्रेन को और ज़्यादा मदद देते हैं तो अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। अब आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं, जो नोबेल पुरस्कारों से जुड़ी है। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का ऐलान 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है। सबसे पहले मेडिसिन की फील्ड में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को नोबेल दिया गया। दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ये पुरस्कार माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया है। 1993 में दोनों ने माइक्रो RNA की खोज की थी। उनकी रिसर्च से कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। 8 अक्टूबर को फिजिक्स के लिए जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी E हिंटन को नोबेल प्राइज देने की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार मशीन लर्निंग पर उनके काम के लिए दिया गया है। आने वाले दिनों में केमिस्ट्री, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल विजेताओं का ऐलान होना है। पुरस्कार दिसंबर में एक समारोह में दिए जाएंगे। नोबेल पुरस्कारों के इतिहास और विवादों के बारे में हमने दुनियादारी में पहले ही बात की है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। तो आज का दुनियादारी बस यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट पे अपनी राय बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।